औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर का नाम है और उसका लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डेफिनेशन को, जो कि आपको पहली ही लाइन में बता दी गई है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेफर्स टू, बिल्कुल मुझे सुनने को तो फायदा होगा। द स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त। अब को बंदा आपसे ये पूछ ले कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्या मुराद है, इसका क्या मानी है, इससे मुझे क्या समझ आएगा, इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मेरे इल्म में क्या इजाफा होगा। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेफर्स टू, एटम का जो स्ट्रक्चर है रेफर्स टू का मतलब इससे मुराद है, इसका मानी है हाउ, किस तरह, हाउ सब एटॉमिक। सब एटॉमिक का मतलब जेली एटमी पार्टिकल्स यानी ज़र्रात, एटम के जेली ज़र्रात। अब जो जेली ज़र्रात होते हैं वो एटम से छोटे होते हैं। एटम से, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे नाखून मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे बॉडी के जेली पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक। समझ आया? ये बॉडी के सब पार्ट्स हैं। समझ आया नहीं आया? तो ये मेरी बॉडी से छोटे हैं। इसी तरह जो एटम है उसमें मौजूद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम को बना रहे हैं। तो पता ये करना है कि हमें ये तो पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे आपके घर में, गौर से सुनना, आपके घर में किचन भी होगा, बेडरूम भी होगा और वॉशरूम भी होगा, सेन भी होगा, बगीचा भी होगा। ये सारी चीजें हैं तो सही, मुझे नहीं पता कि आपके घर में ये सारी चीजें किस अंदाज में अरेंज्ड हैं। मुझे नहीं पता आपका किचन कहाँ पे है, आपका बेडरूम कहाँ पे है, आपका वॉशरूम कहाँ पे है, आपका बगीचा कहाँ पे है। बात समझ आई नहीं आई? आपका गार्डन कहाँ पे है। ये सारी बातें बेटा सुनो नहीं, ये सारी बातें मुझे नहीं पता। जब मैं आपके घर जाऊंगा तो मैं कहूँगा जरा घर तो दिखाओ कैसा है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर हाउस। इसी तरह गौर से सुन लीजिए, इसी तरह हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये पता चलता है, सुन रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमें ये पता चलता है कि एटम में मौजूद 3 ज़र्रात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, किस अंदाज में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं। अभी भी बात समझ नहीं आई? तो ये बता रहा हूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर का मतलब साफ, याद रखना, पूछूंगा उर्दू मीनिंग इसके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख, रेफर्स टू से मुराद है हाउ, किस तरह, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जेली एटमी ज़र्रात आर अरेंज्ड। अरेंज का मतलब मुतरत्तिब हैं, तरतीब पाए हुए हैं, ठीक है, इन एन एटॉमिक एटम। मजे की बात जरा पढ़े आगे। वैसे मैंने इसकी मजेदार डेफिनेशन ऊपर भी लिख दी हुई है आपको। ये असल में बेटा जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब। किसकी तरतीब? जिसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है उसकी तरतीब, उसके पार्ट्स की तरतीब। आपको बंदा क्या ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? इंसान में 2 हाथ होते हैं, 2 टांगे होती हैं, एक मुंह होता है, 2 कान होते हैं, 2 नाक होते हैं। लेकिन आप ये सारा कुछ बता दें और ये ना बताएं कि किस अंदाज में जुड़े हुए, तो उसे स्ट्रक्चर समझ आएगा? नहीं आएगा। तो ये बताना कि कौन से पार्ट्स हैं, इसके साथ ये बात भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह अरेंज्ड है, फिर आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा। समझ आया? पार्ट्स के नाम के साथ साथ आपको अगर ये पता नहीं है कि पार्ट्स किस तरह अरेंज्ड हैं तो आपको स्ट्रक्चर का कुछ भी पता नहीं। समझे? सो देयरफॉर असल में स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में मौजूद जो ज़र्रात हैं
वो किस तरतीब में मौजूद हैं इन एन एटम, एक एटम में। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। प्रॉब्लम इज आगे चलो, क्लियर है। एटम्स आर सो स्मॉल, एटम्स इतने छोटे होते हैं। जब सो लग जाए ना किसी लफ्ज से पहले, किसी वर्ब से पहले, तो इसका मतलब वो इतने छोटे होते हैं that they can only be visualized। एटम इतने छोटे होते हैं that के they से मुराद कौन है? वो कौन? Atoms can only be visualized, can only be हो सकते हैं, सिर्फ हो सकते हैं, only be सिर्फ हो सकते हैं, visualized can only be visualized, या इन्हें देखा जा सकता है। विजुअलाइज करना, देखना, इन्हें देखा जा सकता है विद स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, विद स्कैनिंग टनलिंग। बेटा ये बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है, लेकिन इस माइक्रोस्कोप से भी एटम के अंदर देखा नहीं जा सकता। इस माइक्रोस्कोप में एटम जो सिर्फ आपको बॉल्स की तरह नजर आता है। किसकी तरह? बॉल्स की तरह। समझो नहीं समझे? क्लियर हुआ जी? तो एटम्स बॉल्स की तरह नजर आते हैं। फिगर नंबर 1.1 ये आपके चैप्टर नंबर 1 में एक शक्ल है। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 1 में एटम के स्ट्रक्चर की एक शक्ल मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेटा वो शक्ल है 1.1। ये आपको छोटे छोटे गोले नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे बॉल्स। ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से गोल्ड, सोने की सरफेस के एटम दिखाए गए हैं। ये नहीं पता इसके अंदर क्या है। क्लियर हुआ? सो एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ आप स्कैनिंग दुनिया के सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है जी? फिगर नंबर 1.1 दैट शोज एन इमेज ऑफ द गोल्ड एटम्स। ये गोल्ड के एटम्स का एक इमेज का मतलब क्या होता है? तस्वीर, फोटो। ठीक है? ऑन द सरफेस, सिर्फ सरफेस से दिखा रही है। ठीक है? इन द ग्रेड 7, कौन सा ग्रेड में? 7 लर्नड, आप सीख चुके हो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख्त के बारे में। इन द ग्रेड नंबर बेटा 7, इन द ग्रेड नंबर 7 यू हैव लर्नड, आप लोगों ने सीखा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख्त के बारे में। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक को न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को मैं लिख के दिया था मैंने पिछले लेक्चर में। एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक को न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को शेल कहते हैं। एक को न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को। अच्छा जनाब बात जरा गौर से सुने, जो एटम के 2 हिस्से मैंने आपको बता दिए बेटा, गौर से सुनिएगा। ये ले बेटा, ये न्यूक्लियस शेल। अच्छा मजे की बात बताऊंगा आपको, जैसे हमने अपने पूरे पाकिस्तान को 4 सूबों में डिवाइड किया। एटम के 2 सूबे हैं, एक का नाम न्यूक्लियस है। अच्छा चलो एक बात तो बताओ, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? अच्छा बात सुन ले, पंजाब में रहने वाले को आप क्या कहते हैं? पंजाबी कहते हैं ना। बलूचिस्तान में बलूची, पठान खैबर पख्तूनख्वा, हाँ, और सिंध में सिंधी। ऐसा ही है ना? ये सिर्फ नाम है, ऐसा चीज का कोई मतलब नहीं है। वी आर पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी होने को फौकियत देनी चाहिए। ठीक है? वी आर वन नेशन। सो बेटा न्यूक्लियस में रहने वालों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। जैसे हम कौन से मुल्क में रहते हैं? हम सब क्या है? हाँ, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा बेटा शेल जो है ना, इसमें कौन रहता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर हुआ? यही बातें मैंने यहाँ बताई हैं।
देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम, एटम के दो हिस्से होते हैं, एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को शेल कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल पार्ट नहीं है? हाँ, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो ये सेंट्रल पार्ट होता है, मरकजी हिस्सा होता है किसका? एटम का। इन विच जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट मौजूद होते हैं, इसका न्यूक्लियस, हम इसको न्यूक्लियस या मरकजा कहते हैं, उर्दू में इसको मरकजा। ठीक है, ऑफ एन एटम। शेल क्या होता है बेटा? ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, एक पाथ है। इस पाथ के अंदर कौन रिमूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ये इस न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में घूम रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में घूम रहे होते हैं। सो बात समझ आई? तो ये सर्कुलर पाथ है, असल में ये एक रास्ता है। यहाँ पे बात पूरी हो गई। अब उसकी डिटेल क्या बतानी है? ये अराउंड द न्यूक्लियस होता है ऑफ एन एटम, एक एटम के, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं, या जमीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। हाँ, अपने गिर्द भी काटते हैं। 4 क्वांटम नंबर चाहिए एटम के बारे, एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी डिटेल्स बताने के लिए, लेकिन आई विल नॉट गिव यू दो डिटेल्स, सिर्फ आप इतना याद रखें। जैसे जमीन अपने गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी। अपने गिर्द घूमने से दिन और रात होते हैं, और सूरज के गिर्द घूमने से साल बनते हैं, महीने बनते हैं। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ? अच्छा जनाब, जरा ऊपर देख लें, ये बात समझ आ गई है? ग्रेड नंबर 7 में हमारे बच्चों ने सीखा था, यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इससे कौन मुराद है? हाँ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या मतलब है? अच्छा, इन दिस चैप्टर, इस बाब में, यू विल लर्न, आप लोग सीखोगे अबाउट द अरेंजमेंट। इसके बारे में, आप तरतीब के बारे में, और यही इस तरतीब को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। आप लोग अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन ज़र्रात, तीनों ज़र्रात की तरतीब के बारे में सीखेंगे इन एन एटम एटम। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब जरा गौर से सुने। कहता है एटमी जो साख्त है, एटमी वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना, एटम का मॉडल बनाना, फॉर्मुलेट करना, तजवीज़ करना। ये एमएनई बन गई, जो एटम का स्ट्रक्चर है, जो आपको पता चला कि एटम में क्या होता है? शेल होता है और ये मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये चीज एमएनई आ गई, क्योंकि रात को सोया, उसको ख्वाब आया, सुबह उठ के कहते हैं एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक को शेल कहते हैं, दूसरे को न्यूक्लियस कहते हैं, और सबने मान लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बागौर से सुनिएगा। इस स्ट्रक्चर के पीछे जो आपके सामने आया, शेल और न्यूक्लियस वाला, इसके पीछे बेटा एक बहुत बड़ा सिलसिला है, बहुत बड़ी मेहनत है। सिर्फ एक तजर्बा नहीं हुआ, एक तजर्बा नहीं हुआ, इसके पीछे लाखों तजर्बात हुए थे। देखो लिखा हुआ ना, इस सीरीज में एक चीज होगी, ज्यादा होगी, एक सिलसिला। तो एटम का स्ट्रक्चर जो था ये बना फ्रॉम ए सीरीज, एक सिलसिले से, आप एक्सपेरिमेंट्स किसके? तजर्बात के एक सिलसिले से, ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। और कब हुआ ये? हाँ, 19वीं सदी के आखिर पर। समझ आया नहीं है? 19वीं सदी के आखिर पर, समझ आया? अभी क्या 2000, लेकिन कहते हैं 21वीं सदी है। कौन सी सदी है? हालांकि 2000 चल रहा है, और 21वीं कैसे होगी? क्योंकि जो 18 ना वो 21वीं सदी का, 18 किसका? 2000 पूरे हो चुके हैं, अब ये 18 21वीं का। समझ आया? इसी तरह गौर से सुने, ये 1879, 1875, 1867, 19वीं सदी खत्म होने वाली थी। 19वीं सदी के आखिर पर एक सिलसिला चला। किसका? एक सिलसिला चला, एक सिलसिला चला, एक सीरीज चली। किसकी? तजर्बात की। किसकी? तजर्बात की। कैसे चली? मैं अब आपको उस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, बड़ा नाम है उसका केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के अंदर।
उस बंदे ने ये कहा कि जो एटम है ना, क्या आपने बर्थडे केक देखा? प्लम पुडिंग मॉडल उसने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग क्या होती है? प्लम पुडिंग पता है? पुडिंग चटनी को कहते हैं हम। कभी आलू बुखारे की चटनी खाई है? उसमें शीरा और उसके अंदर कहीं कहीं आलू बुखारे लगे हुए होते हैं, ऐसे क्या? सिमिलरली मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ। बर्थडे केक जो है उसके ऊपर आपने कहीं कहीं चेरीज लगाई होती है। आप चॉकलेट केक ले आए तो उसके ऊपर कहीं कहीं चेरीज लगी हुई होती है। तो उसने यही कहा कि एटम जो है बजाते खुद एक पॉजिटिव बॉल है। मैं आपको यूं कहूंगा कि आपके केस में जो आपका चॉकलेट केक है उसमें जो आपका एटम है वो बजाते खुद एक केक है चॉकलेट का बना हुआ, और उस चॉकलेट पे कहीं कहीं क्या लगी हुई है? चेरीज। उसने चेरीज को किसका नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स का। और पूरे के पूरे चॉकलेट वाले जो केक था उसको किसका नाम दे दिया? एटम। तो उसने कहा एटम असल में बजाता खुद एक पॉजिटिव बॉल है, एक पॉजिटिव बॉल है, और उस बॉल के ऊपर कहीं कहीं क्या लगे हुए हैं? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए। उसने क्या कहा था? ये जे थॉमसन का मॉडल जो था आपको बताया, अपना पुडिंग मॉडल आपको बताया भी नहीं जाएगा। उसके बाद बेटा रदरफोर्ड ने 1911 20वीं सदी के आगाज में, अब अभी जब उसने ये मॉडल दिया था ना, किसने? रदरफोर्ड ने। उस टाइम न्यूट्रॉन दरियाफ्त, न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है इसको दरियाफ्त किया था, ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो उस वक्त भी न्यूट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुआ था। लेकिन सुन लो 1911 में जो रदरफोर्ड ने पता क्या किया? उसने एक गोल्ड की फाइल ली। फाइल समझते हो? गोल्ड फाइल क्या होती है? पत्री। फाइल का मतलब एक पत्री, जैसे आपके पास लोहे की पत्री होती है, लोहे का कागज टाइप की शीट है ना। उसने सोने की एक शीट ली, उसको रखा। और मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। कभी आपने ये देखा हो लोग जो अपना निशाना पक्का करते हैं, उन्होंने एक शीट रखी होती है और उसके ऊपर वो मुसलसल गोलियां मारते हैं और गोली उससे बाहर नहीं होती, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसा ही है ना। उसने क्या किया? उस शीट को रखा और उसके ऊपर गौर से सुनना अल्फा पार्टिकल्स मारे। क्या मारे? अल्फा पार्टिकल्स। जैसे आप गन से गोली मारते हो ना, अल्फा पार्टिकल्स क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले ज़रात हैं जिनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के करीब करीब होती है। इतनी तेज रफ्तार थे वो, इतने। उसने सोने की फाइल पे मारे। अब बेटा उसने फिर इस पे जब तज्जिया किया, बात को सुनना, वो कहता मेरा ख्याल था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, मैं बताऊंगा अल्फा पार्टिकल्स होते हैं क्या, डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल आपको और भी बता, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपने एक लोहे की शीट लगाई और उस पर आप बुलेट्स मार रहे हैं, समझ आ गया। उसने कहा कि मेरे नजदीक जो गोल्ड फाइल थी वो एक टिश्यू पेपर थी, समझ आ गया। जैसे ये पर्दा लगा हुआ और कहता अगर मैं इस पर्दे के ऊपर 25 इंच लंबा, कितना गोला मार, सुन रहे हो, और वो गोला जाके टिश्यू पेपर से टकराए और वैसे ही वापस आ जाएगा। वैसे क्या आपको हैरानी होगी? नहीं होगी नहीं होगी। उसने यही कहा कि मेरे नजदीक जो अल्फा पार्टिकल था उसको जब मैंने मारा था गोल्ड फाइल पे तो चाहिए तो ये था कि उसको चीर के गुजर जाता, उसकी रफ्तार इतनी थी। लेकिन हुआ क्या? कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल से टकरा के क्या होगा? वापस हो गए। सर पकड़ के बैठ गए। बड़ा बताऊंगा मैं, इसका जवाब दूंगा। ये बहुत बड़ी एक दरियाफ्त थी दुनिया में, बहुत बड़ी। उसे पता ही नहीं था ये क्या हुआ, उसको पता ही नहीं था ये क्या हुआ। आपको मैं समझाऊंगा, उसको समझ ही नहीं आई ये क्या हुआ। उसका ख्याल था कि चीर के गुजर जाएंगे, लेकिन वो गुजर नहीं पाए बल्कि वापस आ गए। तो आपके माइंड में इससे क्या ख्याल आएगा कि इसका मतलब गोल्ड फाइल में कोई तो ऐसी चीज होगी जो कि अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा ताकतवर थी, उसने वापस भेज दिया, ये उसको तोड़ ही नहीं सकता। बात समझ आई नहीं आई? तो बेटा उस पार्टिकल को, उस हिस्से को जिसने गोल्ड फाइल से अल्फा पार्टिकल्स को नहीं गुजरने दिया, उसको रदरफोर्ड ने नाम किसका दिया था? न्यूक्लियस का। किसका नाम दिया था? न्यूक्लियस। समझ आ गया? थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया, ये तजुर्बा हुआ था इसको।
समझ आया? फिर मैक्सिमम पार्टिकल्स ने 1 लाख जर्रात मारे, कितने? उनमें से मैक्सिमम जर्रात सीधे गुजर गए, बाकी ठीक है, उनमें से कितने वापस आए? 1 जर्रा। कितने जर्रे वापस आए? अब मैक्सिमम जर्रात का गुजर जाना क्या बता रहा था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है? खाली। ज्यादातर हिस्सा क्या होता है? और एक पार्टिकल का वापस आना ये बता रहा था कि एटम का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें एटम का सारा मास मौजूद है, सारा, समझ आ रहा, सारा मटेरियल उसके अंदर मौजूद है और वो काफी भारी भरकम है। मेरी बात समझ? यस सर। और कुछ पार्टिकल थोड़े थोड़े मुड़े और एक बिल्कुल ही पीछे वापस मुड़ के आ गया। मैं अब आपको उसकी एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा, समझ आया? तो जो एटम का स्ट्रक्चर था, बात फॉर्मुलेटेड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये तजर्बात का एक सिलसिला, सब कुछ समझ आया? तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री समझ आ रही है? तो तजर्बात के एक सिलसिले से जो था एटम का स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया गया ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है बेटा, 20वीं सदी के शुरू में और 19वीं सदी के आखिर पर होने वाले तजर्बात के सिलसिले से एटम का स्ट्रक्चर जो था, एटम की जो साख्त थी, वो फॉर्मुलेट की गई, बनाई गई। We will discuss contributions of British physicist Rutherford। अब बात समझ आ गई? कहते हैं कि उन तजर्बात में जो हिस्सा था, कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? हिस्सा। डिस्कस का मतलब गुफ्तगू करना। We will discuss, हम गुफ्तगू करेंगे किसके बारे में? Contributions of British physicist, बरतानवी माहिर फिजिक्स, इसका नाम रदरफोर्ड है, और एक डेनिश, कौन सा? अभी डेनमार्क का पता, जहाँ पे खाके बने थे, तो उधर डेनिश फिजिसिस्ट नील बोहर, 2 साइंसदान जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर पे काम किया। एक रदरफोर्ड के तजर्बात को डिस्कस करेंगे और दूसरा नील बोहर के, फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की साख मालूम करने के लिए रदरफोर्ड ने कितना हिस्सा डाला और नील बोहर ने कितना हिस्सा डाला। हम इन दोनों के जो एटम की साख को दरियाफ्त करने का काम है, इन दोनों ने उसमें हिस्सा डाला, उसको हम यहाँ पे उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम नाइसली, अब ये क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जो बोहर का स्ट्रक्चर है, रदरफोर्ड का नहीं, किसका? जो बोहर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो नाइसली, बड़े उम्दा अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किसकी? एलिमेंट्स की तरतीब की बड़ी अच्छी वजाहत करता है इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये नई कहानी शुरू हो गई। तो बेटा पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? तीसरे चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? तीसरे चैप्टर में। बात समझ आ गई नहीं आ गई? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, उस अरेंजमेंट की वजाहत भी कौन देगा? बोहर का मॉडल देगा। ठीक है, अच्छा। एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, और मजे की बात यह है, एक खास वक्फे के बाद एटम्स की खुसूसियात होना शुरू हो जाती हैं, रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो जो खुसूसियात में दौरियत आ रही है, जैसे दौर का मतलब पता है, मैं कोई चीज आप बच्चों को पिलाऊं, पहले बुशरा, फिर सोबिया, फिर सितारा, और पीते 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 आखिरी बच्ची से फिर वापस बुशरा, इसे दौर कहते हैं। तो खुसूसियात का भी दौर होता है। क्या? एटम्स की खुसूसियात क्या होगी? कुछ वक्त के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, थर्ड चैप्टर में समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल समझ लें कि बोहर का मॉडल पीरियोडिक टेबल की तमाम प्रॉपर्टीज की बड़ी अच्छी वजाहत देता है। हाउ, कैसे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब लास्ट बात है, टू अंडरस्टैंड दिस, इन तमाम बातों को समझने के लिए जो कि एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, पहली चीज, मैं सादा बात में अपने बच्चों को बोलूंगा, आखिरी वर्ड्स मेरे याद रखना। बेटा अगर आप लोग केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना, पहली बात तो एटम और फिर उसकी साख्त के बारे में जानना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है जितना कि आपके जिंदा रहने के लिए पानी। जैसे आप पानी के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे केमिस्ट्री एटम और उसके स्ट्रक्चर के बगैर नहीं आ सकती। ये चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री की बेसिस मजबूत हो जाएं, तो इस चैप्टर को सही तरीके से सीखना
और समझना। कल इंशाल्लाह मैं आपसे न्यूक्लियस का पूछूंगा, मैंने बता दिया, शेल का पूछूंगा, और इंशाल्लाह फिर कल से बेटा हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है उसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।